भौतिक भूगोल में अगला टॉपिक है सागर तली का विस्तार। सागर तली के विस्तार को सागर नितल प्रसरण कहा जाता है। सागर तली मतलब सागर नितल, प्रसरण मतलब उसका प्रसार, सागर तली का प्रसार। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आईएएस और यूपीपीसीएस या अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है, सागर नितल प्रसरण का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन सागर नितल प्रसरण से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जब पहले बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब 400-500 शब्दों वाले जिनका उत्तर लिखना होता था, तब इस टॉपिक को हमेशा टिप्पणी में पूछा जाता था। लेकिन अब तो हर प्रश्न एक टिप्पणी के रूप में हो गया है, जब से 150 शब्दों और 250 शब्दों वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सागर नितल प्रसरण अब तो वैसे भी छोटे में ही पूछा जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में अगर पूरी तरह से जानेंगे और लिखेंगे तो 1500 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। हमको इसे इतनी कुशलता से पढ़ना है कि बस जैसे ही पूछा जाए टिप्पणी के रूप में अपना उत्तर देके 150, ये अधिक से अधिक 150 शब्दों में ही पूछा जाएगा, चाहे पीसीएस एग्जाम हो या आईएएस। 150 शब्दों से अधिक ही नहीं पूछा जाएगा। तो किसी भी टॉपिक पर उतना ही मेहनत करिए जितनी उसकी उपयोगिता हो, है ना। एक ही तरह का प्रश्न बनेगा, सागर नितल प्रसरण से आप क्या समझते हैं? सागर नितल प्रसरण क्या है? सागर नितल प्रसरण के बारे में बताइए। सागर नितल प्रसरण पर टिप्पणी कीजिए, है ना। या सागर नितल प्रसरण की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट, इसको इंग्लिश में सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। अक्सर रह रह के 2-4 सालों के बाद ये टॉपिक उठा लिया जाता है। तो आइए इसे हम समझते हैं। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना जब आई थी तो पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में बहुत कुछ बातें स्पष्ट नहीं थी। जैसे कि आंतरिक बनावट में प्लेट संकल्पना है, प्लेट संकल्पना बाद में आई। तो जब सागर नितल प्रसरण की संकल्पना प्रोफेसर हैरी हेस ने दिया, या हैरी हेस महोदय ने प्रतिपादित की 1960 में, कौन सी संकल्पना? सागर नितल प्रसरण की संकल्पना 1960 में प्रोफेसर हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। लेकिन इस समय तक प्लेट संकल्पना का उद्भव अभी भी नहीं हुआ था, तो पूरा सत्य तो अभी भी नहीं पता था। तो जब भी संकल्पना कोई दी जाती है तो संकल्पना अंतिम सत्य नहीं होता है, अभी तक के ज्ञान के आधार पर एक अनुमान होता है, उसे हम कहते हैं संकल्पना। यानी संकल्पना पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। संकल्पना क्या है? सागर तली का विस्तार। अब जैसे इधर यूरोप है, इधर अमेरिका है, बीच में कौन सा महासागर होगा? यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की जो तली है उसका विस्तार हो रहा है। या फिर प्रशांत महासागर की जो तली है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत के पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की तली का विस्तार हो रहा है ना। तो इसमें हम इसी बात पर बल देंगे कि सागर तली का विस्तार कैसे होगा। जैसे सागर तली के विस्तार के लिए सबसे ठोस उत्तरदायी कारण आंतरिक प्लेटें हैं, भूगर्भिक प्लेटें। और आज चाहे पर्वत निर्माण हो, चाहे सागर तली का विस्तार हो, चाहे ज्वालामुखी क्रिया हो, चाहे भूकंप हो, हर भूगर्भिक गतिविधि के लिए प्लेटों को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन कब से? जब प्लेट संकल्पना का उद्भव हुआ। लेकिन जब सागर तली प्रसरण की संकल्पना दी गई थी तो उस समय प्लेट संकल्पना का पूरी तरह से प्रतिपादन नहीं हो पाया था। इसीलिए सागर तली प्रसरण की संकल्पना के दौरान मैं बहुत सी ऐसी बातें बोलूंगा जो आप कहेंगे कि इस कारण नहीं, इस कारण होता है, क्योंकि आप प्लेट के बारे में आज जानते हैं। लेकिन जब सागर तली प्रसरण की संकल्पना दी जा रही थी तो उस समय प्लेटों के बारे में पता नहीं था, है ना। मैं ये मानकर ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप बहुत कुछ जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो आइए सागर नितल प्रसरण स्टार्ट करते हैं। संकल्पना के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। भूगोल में बहुत से चैप्टर ऐसे हैं कि अगर सीधे हम उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो कम समझ में आएगा। उसको पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा फैक्ट जान लें कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? आज हम वर्तमान भूगर्भिक, पृथ्वी की भूगर्भिक गतिविधि और दशा के बारे में जो सत्य जानते हैं वो प्लेटों पर आधारित है। तो प्लेटों पर आधारित जो सत्य है पहले उसे थोड़ा सा जान लें, फिर हम संकल्पना को समझ जाएंगे। पहले फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि चित्र कुछ बनाए गए हैं, हम चित्रों के बारे में बता दें। यूरोप और अमेरिका के बीच में
अटलांटिक महासागर की तली दिखाई गई है और इधर एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत महासागर की तली दिखाई गई है। सागर तली का प्रसार होता है, ये बात सत्य है कि सागर तली का प्रसार होता है। सागर तली का प्रसार होता है इसीलिए आपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जब क्रस्ट पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि सागर तली पतली है, यानी महासागर पर क्रस्ट की मोटाई केवल 6 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर, है ना, जबकि महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है। ये अंतर का कारण क्या है? हम किसी भी वस्तु को जब खींचेंगे, अगर उसमें इलास्टिसिटी है और उसे हम उस वस्तु को खींचेंगे तो पतली हो जाती है। ये भी एक प्रमाण है कि इसमें खिंचाव हो रहा है। देखिए 2 तीर बनाए गए हैं विपरीत दिशाओं में, इधर और इधर। ये तीर क्या इशारा कर रहे हैं कि 2 दिशाओं में खिंचाव हो रहा है, जिससे महासागर तली का आधा भाग इधर जा रहा है और महासागर तली का आधा भाग इधर जा रहा है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि सारा घटनाक्रम है क्या। तो ये सत्य है कि महासागर तली का आधा भाग इधर जाता है अटलांटिक महासागर में और आधा भाग इधर जाता है। बीच में एक गैप का निर्माण होता है। गैप का निर्माण होगा तो नीचे मेंटल है। मेंटल का पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में होता है। ऐसे तो जो अर्ध ठोस अवस्था में होता है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, लेकिन अभी एस्थेनोस्फीयर की संकल्पना नहीं आई थी, इसलिए अभी इसे क्या कहा गया? मेंटल कहा गया। एस्थेनोस्फीयर की संकल्पना तब आई जब प्लेट का प्रतिपादन हुआ, प्लेट संकल्पना का। उससे पहले मेंटल की ही संकल्पना थी। दरअसल पृथ्वी यांत्रिक रूप से कुछ अलग ढंग से व्यवहार करती है। ऐसे तो हमने पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, लेकिन यांत्रिक रूप से पृथ्वी को 4 या 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि यांत्रिक रूप से जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपरी परत, और मेंटल का ऊपरी भाग, यानी हम ऐसे लेते हैं, ये क्रस्ट है और क्रस्ट से लेकर यहां तक मेंटल है। क्रस्ट 40 किलोमीटर तक है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मतलब सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक, सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक, मतलब उसमें क्रस्ट भी आ जाता है 40 किलोमीटर वाला, और बाकी 160 किलोमीटर लगभग मेंटल का ऊपरी भाग आ जाता है। तो 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200। यानी भू सतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग यांत्रिक रूप से एक ही भांति व्यवहार करता है, यानी इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये ठोस है 200 किलोमीटर की गहराई तक। घबराइए मत, जब प्लेट संकल्पना पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सागर तली का विस्तार में मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं। इस फैक्ट का उल्लेख सागर नितल प्रसरण में नहीं करना है, लेकिन फैक्ट समझ लेंगे तो इससे समझने में मदद मिलेगी। तो यांत्रिक रूप से क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, अर्थात सतह से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग यांत्रिक रूप से एक ही पट्टी की भांति व्यवहार करता है। ये पट्टी ठोस है और कम घनत्व वाली है, जबकि 200 किलोमीटर के नीचे, 200 किलोमीटर के नीचे जो मेंटल है, सतह से गहराई में 200 किलोमीटर के नीचे जो मेंटल है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर की शुरुआत 200 किलोमीटर के बाद होती है, क्योंकि ये अर्ध ठोस अवस्था में है। 200 किलोमीटर के नीचे पृथ्वी की जो गहराई है वो अर्ध ठोस अवस्था में है, उसे प्लास्टिक जोन भी कहते हैं, इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अर्ध ठोस है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है। तो 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। 200 किलोमीटर के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ठोस है, एस्थेनोस्फीयर अर्ध ठोस अवस्था में है, अर्ध द्रव अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। ये अधिक घनत्व, लिथोस्फीयर कम घनत्व का है और ये अधिक घनत्व का है। इस कारण लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हुई अवस्था में है, क्योंकि इसका घनत्व कम है और कम घनत्व वाली वस्तु हमेशा अधिक घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैरती है। साथ ही ये अर्ध ठोस अवस्था में है, यानी इसके ऊपर कोई भी चीज सरक जाएगी, है ना। ये बात आप समझ गए। तो ये प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना के दौरान ये सब फैक्ट प्रतिपादित हुए थे। ये बात का फैक्ट है, तो उसी फैक्ट से मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। तो जब महासागरीय क्रस्ट या महासागर की तली विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है तो बीच का भाग खुल जाता है तो मेंटल में, यानी एस्थेनोस्फीयर कह सकते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर में संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं। पृथ्वी गोल है,
पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? कोर। कोर से संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं और क्रस्ट से टकराकर विपरीत दिशाओं में चल पड़ती हैं। समझ रहे हैं? अब यहां भी एक संवहन तरंग उठी, क्रस्ट से टकरा जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपरी भाग क्या है? लिथोस्फीयर है, वो बहुत कठोर है। तो क्रस्ट से टकराकर ये जो संवहन तरंग होती है वो विपरीत दिशाओं में चल पड़ती है, इधर भी और इधर भी। इसी तरह इस भाग में अगर कोई संवहन तरंग उठती है तो सतह की ओर जाएगी, कोर से उठेगी, सतह की ओर जाएगी, क्रस्ट की ओर, फिर लिथोस्फीयर से टकराकर एक धारा इधर चली जाएगी और एक धारा इधर चली जाएगी। तो संवहन तरंगों द्वारा पृथ्वी के क्रस्ट पर यानी लिथोस्फीयर पर एक बल लगाया जाता है। वो बल हमेशा विपरीत दिशाओं में होता है। इस बल के चलते क्रस्ट में प्रवाह शुरू हो जाता है। चूंकि महासागरीय क्रस्ट पतला है इसलिए इसका प्रवाह अपेक्षाकृत तेजी से होता है। महासागरीय क्रस्ट पतला है इसलिए इसका प्रवाह तेजी से होता है। जब विपरीत दिशा में प्रवाह होता है तो संवहन तरंगें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, गैप आ जाता है। गैप को जैसे ही संवहन तरंगें खोज लेती हैं ऊपर उठती हैं और संवहन तरंगों के सहारे ही एस्थेनोस्फीयर, जो कि लिथोस्फीयर के ठीक नीचे है, अर्धठोस अवस्था वाला पदार्थ, तो एस्थेनोस्फीयर पर दबाव कम हो जाता है क्योंकि संवहन तरंग ऊपर उठने लगती है। जैसे ही यहाँ पे दबाव कम होता है एस्थेनोस्फीयर पर, एस्थेनोस्फीयर का पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है, गर्म लावा के रूप में। जब एस्थेनोस्फीयर का पदार्थ संवहन तरंगों के सहारे गर्म लावा के रूप में बाहर निकलता है तो जम जाता है, और जब जम जाता है तो वहां पर समुद्र में एक पर्वत जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। उस समुद्री पर्वत को हम क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत। हम जब वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में कमियां बता रहे थे तो हमने मध्य अटलांटिक कटक का जिक्र किया था। आपने उसे देखा होगा कि कैसे एस की आकृति में अटलांटिक महासागर में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत एक कटक पाई जाती है ना? अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है तो मध्य अटलांटिक कटक भी एस की आकृति में ही ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। आपने देखा था। डोंट वरी, अभी ये सब चीजें विस्तृत रूप में आप जानेंगे, फिलहाल यहाँ फैक्ट समझते जाइए। तो कटक का जमाव जो कि मध्य अटलांटिक सागर में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है पर्वत के रूप में, इसका निर्माण लावा के जमाव से हुआ है। जब दोनों ओर की चट्टानें विपरीत दिशाओं में संवहन तरंगों द्वारा, संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं, विपरीत दिशाओं में टकराकर मुड़ जाती हैं। इसके चलते महासागरीय क्रस्ट लगातार पतली होती रहती है। पतली होते होते, क्योंकि किसी चीज का फैलाव होगा तो पतला हो जाएगा, पतला होते होते उसमें गैप आ जाता है। जहां गैप होता है वहां संवहन तरंगें ऊपर उठेंगी, संवहन तरंगों के सहारे एस्थेनोस्फीयर अर्थात मेंटल का लावा बाहर निकलेगा, है ना? मैं इस तरह से जो भी चीजें बोलूं उसे रफ वर्क में लिख लिया करिए, बड़ा काम देगा। खासकर छोटी छोटी चीजों पर जब टिप्पणी करने को कहा जाता है ना, तो वहां पर किताब या नोट से बंध कर जब अध्ययन करते हैं हम तो टिप्पणी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किताब पढ़ के या नोट्स पढ़ के बंधे रहते हैं उसमें। लेकिन अभी जो समझा रहा हूं उसे हमेशा हर चैप्टर में जो चीजें मैं ऐसे ही बोलूं, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाता हूं पढ़ाने के बाद में तो नोट्स लिखवाऊंगा ही, लेकिन अभी समझाने के दौरान जो बोलूं उसे रफ वर्क में लिखिए, बड़ा मजा आएगा। तो संवहन तरंगों के सहारे लावा जैसे ही बाहर निकलता है, आसपास के एरिया में जब ठंडा होता है तो जम जाता है। इसी से कटक का निर्माण हुआ है। अब आप समझ गए कि और मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही नहीं पाया जाता है, प्रशांत महासागर में भी पाया जाता है ना? हालांकि ये सबसे ज्यादा विस्तृत और सुपरिभाषित कटक, मध्य महासागरीय कटक सबसे ज्यादा विकसित और सुपरिभाषित यानी खूब लंबाई में, विस्तार में अटलांटिक महासागर में ही है। अब अपना एटलस खोलिए, एटलस खोल के विश्व भूगोल में जाइए, वहां जहां महासागर का एटलस दिया हुआ है उसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में अटलांटिक महासागर में एक आकृति आपको नजर आएगी, वही मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, तो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक में नहीं पाया जाता, प्रशांत महासागर में भी पाया जाता है, हिंद महासागर में भी पाया जाता है। हिंद महासागर के बीचों बीच जो कटक पाई जाती है, आप एटलस में जाकर देख सकते हैं महासागर में, जहाँ हिंद महासागर स्पेशली दर्शाया गया है,
तो हिंद महासागर में जो कटक पाई जाती है उसे कार्लसबर्ग कटक कहते हैं। क्या नाम है उसका? कार्लसबर्ग, है ना। हिंद महासागर में भी कार्लसबर्ग कटक पाई जाती है, कार्लसबर्ग, ठीक है। तो अध्ययन में पाया गया कि जो लावा निकलता है उसी के परिणामस्वरूप इन कटकों का निर्माण हुआ है। एक चीज और पाया गया कि जब लावा का, अब इसी को और परिभाषित रूप में इस चित्र में समझाया गया है, जो बातें मैंने ऊपर यहाँ पे दिखा के बताई, अब यहाँ देख के उसे समझते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि महासागरी, ये देखिए सागर नितल लिखा हुआ है ना। सागर नितल मतलब सागर की तली। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नई क्रस्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पुरानी क्रस्ट। ये क्या है? महासागरी कटक। ये महासागरी कटक, महासागरी कटक के पास नई क्रस्ट, जैसे जैसे दूर जाएंगे क्रस्ट पुरानी हो जाएगी। कैसे पुरानी हो जाएगी? इसका क्या रहस्य है? हमने बताया कि संवहन तरंगों के सहारे महासागरी क्रस्ट विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। इधर वाली इधर जा रही है और इधर वाली पूरब की ओर आ रही है। तो इसके चलते क्रस्ट स्थिर नहीं है, वो कटक से सरकती चली जाती है। अभी जिस कटक का निर्माण हुआ है वो कटक बाद में सरक कर इधर चला आएगा और इधर वाला कटक सरक कर इधर चला जाएगा, फिर खींचने से पतला हो जाता है। यानी ऊंचा वो तभी तक दिखेगा जब तक मध्य में है, जैसे ही किनारे आएगा वो पतला हो जाता है दोनों तरफ, क्योंकि खींचता चला जाता है। यानी जिस क्रस्ट का निर्माण हुआ, लावा के निस्राव से क्रस्ट का निर्माण होता है। लावा निकलता है और जब जमता है तो महासागरी क्रस्ट का निर्माण हो जाता है उससे, है ना। लावा बाहर निकला, यानी लावा एक पदार्थ है, मेंटल का पदार्थ बाहर निकला लावा के रूप में, जमा, क्रस्ट का निर्माण हो गया। यानी बीच का भाग जो खुल गया था प्रवाह होने से, जिसमें गैप आ गया था, उसे फिर लावा भर देता है। समझ रहे हैं? दोनों ओर प्रवाह होने से बीच का भाग जो खुल गया था, है ना, खुल गया था, उसे लावा निकलकर भर देता है, यानी नई क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। पुनः जब लावा एक बार फिर ऊपर उठता है तो नई क्रस्ट को तोड़ देता है। नई क्रस्ट को तोड़ते ही नई क्रस्ट दोनों ओर सरक जाती है, आधा इधर और आधा इधर। जो नवनिर्मित क्रस्ट है लावा के जमाव से, उसे पुनः जब लावा का उद्भेदन होता है, उद्भेदन मतलब भेद देता है, तो लावा का जब नई पुनः उद्भेदन होता है तो नवनिर्मित क्रस्ट टूट जाती है, विखंडित हो जाती है और दोनों तरफ सरकती चली जाती है। क्यों? क्योंकि संवहन तरंगें लगातार काम करती हैं। संवहन तरंगों के लगातार काम करने से सागर तली का विस्तार होता रहता है, जिसके चलते नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर दोनों तरफ सरक जाती है और पुनः जब नया लावा आता है तो फिर से नए क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। ये सारी क्रिया मध्य महासागरी कटकों के सहारे संपन्न होती है। यही कारण है कि मध्य महासागरों में क्रस्ट की सबसे ज्यादा मोटाई कटक के सहारे पाई जाती है। महासागरों में क्रस्ट की सबसे ज्यादा मोटाई कटक के सहारे पाई जाती है। कटक से दूर जाने पर क्रस्ट पतला होता जाता है। साथ ही कटक से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे क्रस्ट पुरानी होती जाती है। यानी ये वाली क्रस्ट देखिए, 3 आकार का हमने चट्टानें बनाई हैं, 3 रंगों की क्रस्ट की अलग अलग चट्टानें हमने दर्शाने का प्रयास किया है। क्रस्ट चट्टान की बने हैं, लावा के जमाव से चट्टान बनता है, उसी को हम क्रस्ट कह रहे हैं। ये देखिए नई क्रस्ट, यानी ये चट्टान कभी यहां रही होगी और ये वाली चट्टान कभी यहां रही होगी, क्योंकि क्रस्ट सरकती चली जाती है, इसलिए चट्टानें जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे पुरानी होती चली जाएंगी। यानी यहाँ की चट्टान नई है और यहाँ की चट्टान पुरानी है। कभी ये वाली चट्टान यहाँ रही होगी तो नई रही होगी। अब आप समझ गए कि सागर तली का विस्तार कैसे होता है। आप ये भी समझ गए कि मध्य महासागरी कटक का निर्माण कैसे हुआ है। आप ये भी समझ गए कि मध्य महासागरी कटक के समीप जो चट्टान होती है वो कम आयु की होती है, नई होती है। आप ये भी समझ गए कि मध्य महासागरी कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु पुरानी होती चली जाती है। आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि पूरे महासागर में, महासागर की तली में या महासागर नितल में जितनी भी चट्टानें हैं, महासागर नितल की जो चट्टानें हैं उनमें से किसी भी चट्टान की आयु 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। समूचे सागर नितल में, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर, जो सागर नितल की जो चट्टानें हैं
उनमें किसी भी चट्टान की आयु 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इससे बहुत पहले हो चुका था। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट बहुत पुराना है और महासागरीय क्रस्ट बहुत नया है। क्यों नया है? क्योंकि हमेशा नई क्रस्ट का निर्माण होता है और नई क्रस्ट विखंडित होकर सरकती चली जाती है दोनों तरफ, जैसे तीर दिखाया गया है। सवाल यह है कि जो पुरानी क्रस्ट थी कहां चली जाती है? नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होती है, सरकती चली जाती है, तो कहां सरक के जाती है? किधर चली जाती है? अंत में सरकते हुए यहाँ पे नीचे चली जाती है। यानी जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, यहाँ पे आप इतना ही समझिए। अभी मैं प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्लेटों की बात करना भी बेईमानी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मैं प्लेट टेक्टोनिक समझाने लगा। नहीं, मैं इतना ही यहाँ पे कहूंगा कि जो महासागरीय क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी का बाहरी कठोर परत, पृथ्वी की बाहरी कठोर परत, उसे क्रस्ट कहते हैं, सब पढ़े आप। तो जो महासागरीय कटक है वो महाद्वीपीय कटक, ये एंडीज पर्वत दिखाया गया है ना, एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो जो महासागरीय कटक है वो महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे चली जाती है। ये देखिए ऐसे नीचे चली जाती है। हाँ, अब ये अलग बात है कि जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब आप उसमें ये भी जान पाएंगे कि नीचे जाकर वो करती क्या है, क्या प्रभाव होता है उसके नीचे जाने से। अभी यहाँ इन सब बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ इतना ही जानिए कि नीचे चली जाती है। और जहां पर महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे प्रवेश करती है, वहां पर गहराई अधिक होती है महासागरों में, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पर महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे प्रवेश करती है, यहां भी दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। तो अटलांटिक महासागर में सागर नितल प्रसरण का आरेख यहां भी दिखाया गया है कि नीचे जा रही है, यहां भी दिखाया गया है कि नीचे जा रही है। ये यूरोप के नीचे, इधर अमेरिका के नीचे, मान लेते हैं, ये पूरी तरह सत्य ये भी नहीं है, मान लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से नीचे तो यहीं पे जाती है। अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका है, वहां पर नीचे जाती है। तो जब नीचे जाती है तो यहाँ बेंड हो जाती है, देखिए बेंड हुई है, मुड़ गई है। मुड़ने से यहाँ पर सागर तली की गहराई अधिक होती है। जैसे अगर हम मान लें कि सागर सतह यहाँ पे है सागर सतह, मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं सागर सतह है, तो देखिए ये गहराई कम है ना, और जबकि ये गहराई अपेक्षाकृत अधिक है। ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? इस गहराई को ट्रेंच, इंग्लिश में ट्रेंच, हिंदी में महासागरीय गर्त या खड्ड, महासागरीय गर्त या खड्ड। अब दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है उसके पश्चिम में कौन सा खड्ड पाया जाता है जो प्रसिद्ध है? पेरू ट्रेंच, पढ़े होंगे। हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच है ना। इसी तरह से रोमसे ट्रेंच कहाँ है? अटलांटिक महासागर के पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी तट के पास है रोमसे ट्रेंच। तो इससे क्या प्रतिपादित होता है कि अब एक नया फैक्ट आ गया, क्या है कि महासागरीय कटक के सहारे क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी का निर्माण होता है। महासागरीय कटक के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है और महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। क्लियर? यानी जो पदार्थ भीतर से आया था, कटक के सहारे ऊपर आया था, संवहन तरंगों के साथ साथ महासागरीय कटक के सहारे ऊपर उठा था और नई क्रस्ट का निर्माण हुआ था, वही क्रस्ट फिर सरकते हुए चली गई नीचे यहां पे। यानी जितना प्राप्त किया उतना ही दे दिया। अब आप समझ गए? ये है महासागर तली के विस्तार का रहस्य, इतना ही आपको समझना था। यही है महासागर तली का प्रसरण। एक्चुअल जब कहा जाएगा कि सागर तली के प्रसरण पर टिप्पणी करें, यकीन मानिए यही बातें लिख देंगे और केवल एक ही चित्र बना देंगे, केवल ये यहां से लेकर एक ही चित्र बना देंगे और वो 10 नंबर का होगा। जितना मैंने बताया उसी को संक्षेप में लिख देंगे, तो 10 में से कम 7 मिलेंगे मिनिमम। और इस चित्र के साथ साथ
अगर इस चित्र को दिखा देंगे तो आपको 10 में से हो सकता है कि खुश होकर 8.5 या 9 भी मिल जाए। मैं सच कह रहा हूं। इन दोनों चित्रों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं समझा रहा था। भूगोल ऑप्शनल बहुत ही सरल है, कठिन तब होता है जब हम लकीर के फकीर बनते हैं। हूबहू लिखी गई लाइन को याद करने का प्रयास करते हैं। हूबहू लिखी हुई लाइन को याद करने से दिक्कत आती है, क्योंकि प्रश्न जब घुमा के पूछा जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या लिखें। अभी जो बातें मैंने बताई और समझाई, क्या उसमें कोई सिरा है, कोई पूंछ है? किसी भी टॉपिक का कोई सिरा नहीं बनाना चाहिए। सिरा मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, और उसकी पूंछ भी नहीं बनानी चाहिए। सिरा और पूंछ आप पहले से ही तय कर देंगे तो अच्छा उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि प्रश्न हो सकता है दूसरे तरीके से पूछा जाए। तो समझ लीजिए शुरुआत कहां से करना है ये आपके ऊपर है। मैं तो कह रहा हूं कि सागर तली प्रसरण में केवल इस चित्र को दिखाने के बाद इस चित्र को थोड़ा परिभाषित तरीके से दिखा दीजिए और इसको बना दीजिए। इसमें जानते हैं क्या दिखाया गया है कि मेंटल से निकला हुआ जो लावा है ये दिखाया गया है। संघनन तरंगें ऊपर उठती हैं, मेंटल से लावा निकलता है, क्रस्ट का निर्माण हुआ। देखिए इधर भी वही क्रस्ट है जो इधर है, क्योंकि दोनों की डिजाइन एक समान है। बाद में विखंडित होगी लावा के निकलने से, तो आधी इधर चली गई और आधी इधर चली गई। देख रहे हैं, यानी कटक के दोनों तरफ की जो क्रस्ट है वो एक ही तरह की होगी, इधर वाली भी और इधर वाली भी। अब इसके बाद दूसरी डिजाइन है चट्टान की, हमने दिखाने का प्रयास किया है चट्टान को। तो यहां भी वही डिजाइन होगी जो यहाँ है, दूसरे नंबर पे है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे। देख रहे हैं, एक जैसी चट्टान पाई जाएगी, सरकती चली जाती है। यानी ये वाली चट्टान चौथे नंबर की और ये वाली चट्टान शुरू में यहां पे रही होगी और ये वाली यहां पे रही होगी, यानी आपस में सटी रही होगी। और समझ गए कि क्यों एक ही तरह की डिजाइनें बनाई गई हैं दोनों तरफ। अब क्या हुआ, नीचे वाले चित्र को समझते हैं। नीचे वाले चित्र को देखिए, ये वाली डिजाइन यहां आ गई है और ये वाली डिजाइन इधर चली गई और ये वाली इधर चली गई। हूबहू दूसरी तरफ खेल होता है, एक तरह से खेल दोनों तरफ होता है। यहां भी ये वाली डिजाइन देखिए यहां चली आई, यानी यहां वाली चट्टान सरक के दूसरे नंबर पर चली आई और यहां पे भी और यहां पे भी। यानी जो पहले नंबर पे था विखंडित होने के पश्चात वो दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे आ गया और तीसरे नंबर वाला चौथे नंबर पे चला गया। तो सवाल है कि ये कहां गया, किनारे वाला कहां गया? किनारे वाला नीचे चला गया। आप समझ रहे हैं, सरकते हुए आया और महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे प्रवेश कर गया, उसका खेल खत्म। समझ गया? और ये क्या है गोल गोल, ये नवनिर्मित क्रस्ट है, क्योंकि दोबारा जब लावा को उद्भेदन हुआ तो टूट गया, नवनिर्मित क्रस्ट टूट गई, टूट के दोनों तरफ सरक गई, यहां आ गई और नए लावा के जमाव से एक नई क्रस्ट का निर्माण हुआ। समझ पा रहे हैं, नए लावा के जमाव से नई क्रस्ट का निर्माण और पुरानी क्रस्ट टूटकर दोनों तरफ सरक गई। लिखवाऊंगा, घबराइए। तो अभी तक तो हम बात किए थे, कुछ फैक्ट में समझा रहा था कि जब हम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आए। अब पढ़ना अब है, आइए से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, इसे तो भी मिटाना है, ठीक है? हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। अभी लिखना नहीं है, अब चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर क्या है? सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन प्रोफेसर हैरी हेस महोदय ने 1960 में किया। लेकिन सागर नितल प्रसरण की संकल्पना के प्रतिपादन के बहुत पहले ही कुछ अध्ययन किए गए थे सागर तली के बारे में। ये लिखना नहीं है भाई, लिखने के लिए मैं नोट्स लिखवाऊंगा आपको। हाँ, लेकिन मैं ये बोला हूं कि जो मैं बोलता रहूं उसे रफ वर्क में लिख लीजिए, ठीक है? तो हैरी हेस महोदय ने तो सागर नितल के प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन 1960 में किया, लेकिन उनके द्वारा संकल्पना के प्रतिपादन के पहले ही सागर तली के बारे में यानी सागर नितल के बारे में कुछ अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों से हमें कुछ प्रमाण प्राप्त हुए थे। ये प्रमाण क्या थे? ये सागर नितल के प्रसरण की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे।
हैरी हेस महोदय द्वारा संकल्पना के प्रतिपादन के पहले ही सागर नितल का कुछ अध्ययन किया गया था, जिससे कुछ ऐसे परमाणु उभर कर सामने आए थे जो सागर तली के प्रसार की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे। ये परमाणु कौन से थे? पहला परमाणु जो अध्ययन हुए थे उसमें कुछ परमाणु उभर कर आए थे जो विस्तार की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे। पहला परमाणु, सागर नितल पर क्रस्ट की मोटाई कम है जो कि औसतन 6 या 7 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई औसतन 40 किलोमीटर है, या लगभग 40 किलोमीटर, औसतन नहीं। इसकी मोटाई लगभग 6 या 7 किलोमीटर है और इसकी लगभग 40 किलोमीटर है। इतना ही जानिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, हमने बताया कि इसकी मोटाई कम है, तो कम क्यों है? ये कुछ डाउट क्रिएट कर रहा है कि नहीं कि महासागर पर क्रस्ट की मोटाई कम क्यों है? ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि पतला क्यों हो गया है। अब दूसरा प्रमाण क्या है उसके बारे में जानते हैं। मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही नहीं पाया जाता, बल्कि यह प्रशांत और हिंद महासागर में भी पाया जाता है। यानी सभी महासागरों के बीचों बीच एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। अध्ययन से पता चला है कि मध्य महासागरीय कटक का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के जमाव से हुआ है। अध्ययन से पता चला है कि मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप मेंटल से निकले लावा के जमाव से हुआ है ना। तो कुछ और फैक्ट पता चला अध्ययन से। दूसरा प्रमाण क्या हुआ कि अंदर से लावा निकल रहा है यहाँ पे। अब तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण है, हाँ, सागर नितल के चट्टानों में, सागर नितल पर कहीं भी, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, सागर नितल में कहीं भी चट्टान की आयु 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। यानी सागर नितल पर कहीं भी चट्टान 115 करोड़ वर्ष से पुराने नहीं है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इससे बहुत पहले की घटना है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु कहीं अधिक है। सागर नितल के चट्टानों की मैंने बात की कि आयु कहीं भी 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। कहीं भी चट्टान 115 करोड़ वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। लेकिन सागर नितल के चट्टानों के बारे में ये केवल एक तथ्य है। दूसरा तथ्य और रोचक है। दूसरा तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य ये प्रमाण हमने बताया ना कि हैरी हेस महोदय द्वारा संकल्पना के प्रतिपादन के पहले ही अध्ययनों द्वारा कुछ ऐसे प्रमाण उभर कर सामने आ रहे थे जो सागर नितल के प्रसरण की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे। हमने प्रमाण की बात की। तो अगला प्रमाण क्या है जो उभर कर सामने आया? एक प्रमाण तो ये उभर कर आया कि कहीं भी चट्टानों की आयु 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। एक और प्रमाण उभर कर सामने आया कि जैसे जैसे हम कटक से दूर जाते हैं सागर नितल में चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है। यानी सागर नितल में चट्टान पुराने होते जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम कटक से दूर जाते हैं चट्टानों की आयु भी बढ़ती जाती है। यानी कटक के पास वाले चट्टानों की आयु कम है और कटक से दूर वाले चट्टान की आयु अधिक है। कटक के पास वाली क्रस्ट नई है, कटक के दूर वाली क्रस्ट पुरानी है ना। नेक्स्ट अगला फैक्ट क्या समझ में आया? सागर नितल पर करोड़ों वर्षों से नदियों द्वारा अवसादों का जमा हो रहा है। नदियां पहाड़ों से बहकर आती हैं, चट्टानों को काट कर लाती हैं और अवसादों को सागर तल में गिराती चली जाती हैं। तो करोड़ों वर्षों से सागर तल पर नदियों द्वारा अवसादों का जमा हो रहा है। इसके बावजूद सागर नितल पर कहीं भी अवसादों की मोटाई अधिक नहीं है, बहुत ज्यादा अवसाद नहीं पाए जाते, जबकि करोड़ों वर्षों से अवसाद लाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप तो सागर नितल पर अवसाद बहुत मोटे हो जाने चाहिए थे, इतने मोटे कि सागर की गहराई घट जाती क्योंकि अवसाद मोटे हो गए। लेकिन सागर नितल पर कहीं भी अवसादों की मोटाई अधिक नहीं है। वहीं मध्य महासागरीय कटकों पर अवसाद बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। यहाँ पे क्यों नहीं अवसाद पाए जाते? ये क्या है, किस बात को बल प्रदान कर रहे हैं कि सागर तली स्थिर नहीं है, फैल रही है। इसके चलते अवसाद भी स्थिर नहीं है, फैल जाते हैं, यानी क्रस्ट के साथ साथ नीचे चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे परमाणु उभर कर सामने आ रहे थे जो कि सागर नितल के प्रसरण की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे।
इन्हीं प्रमाणों के आने के बाद हैरी हेस महोदय ने 1960 में सागर नितल की प्रसरण की संकल्पना प्रतिपादित की और बताया उन्होंने कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाले संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। हैरी हेस महोदय ने बताया अपनी संकल्पना के अंतर्गत कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। ठीक है, एक मिनट। इस कटक के सहारे लावा का निर्माण हो रहा है और उसका जमा हो रहा है। इस कटक के सहारे मेंटल से निकले हुए लावा का निर्माण हो रहा है और जमा हो रहा है। ठीक है, मेंटल से निकला हुआ लावा जमने के पश्चात ठोस होता है, जिससे मेंटल से निकला हुआ लावा जमकर जब ठोस होता है तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, पुनः लावा के उद्भेदन से, लावा एक ही बार तो निकलेगा नहीं, बार बार निकलता रहता है, कुछ वर्षों के अंतराल के पश्चात निकलता है। तो पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर दो भागों में बढ़ जाती है ना। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर दो भागों में बढ़ जाती है और कटक से दोनों ओर सरक जाती है, यानी कटक से दूर सरक जाती है। इस तरह से नए लावा के उद्भेदन से पुनः एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी बार बार लावा के उद्भेदन से नई क्रस्ट का निर्माण होता है और पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर कटक से दूर सरक जाती है और पुनः एक नई क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। चूंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, चूंकि लावा के उद्भेदन की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए हमेशा नवनिर्मित क्रस्ट कटक से दूर चली जाती है। यही कारण कि कटक के पास नई क्रस्ट पाई जाती है और कटक से दूर पुरानी क्रस्ट पाई जाती है। कटक से दूर पुरानी क्रस्ट पाई जाती है। हैरी हेस महोदय ने यह भी प्रतिपादित किया कि कटक के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है और महासागरीय खड्ड यानी ट्रेंच के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है, पदार्थ का विनाश होता है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया। इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है। जितना बोला उतना रफ मटेरियल में लिख के इस चित्र को बना दीजिए। इस नीचे वाले चित्र को, ऊपर वाले चित्र को आप सबसे ऊपर बना सकते हैं जहां से लिखना शुरू किए थे। डोंट वरी, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन रफ मटेरियल में भी अगर आप चित्र डालना चाहते हैं तो इसे ऊपर लिख दीजिए, सॉरी इसे सबसे ऊपर बनाइएगा और इसे नीचे, जहां तक अभी मैंने पढ़ाया कि इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है, इस पूरे चित्र को बना दीजिए, बड़ा बढ़िया रहेगा। अब आगे समझते हैं। इन तथ्यों के सामने आने के बाद 1963 में कुछ और पता चला। बात 1963 की है। 1963 में दो विद्वान थे, वाइन और मैथ्यू, नाम उनका लिख दें, स्पष्ट कर दें, वाइन और मैथ्यू, है ना, दो लोग हैं। 1963 में वाइन और मैथ्यू नामक विद्वानों ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक का चुंबकीय सर्वेक्षण किया। चुंबकीय सर्वेक्षण क्या होता है? चुंबक मापी यंत्र आता है जो कि चुंबकत्व की माप करता है, उसे हम कहते हैं चुंबक मापी यंत्र। यानी 1963 में वाइन और मैथ्यू नामक विद्वानों ने हिंद महासागर में जो कार्लसबर्ग कटक है, थोड़ी देर पहले बताया, तो हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक का चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सर्वेक्षण किया, अर्थात चुंबकीय सर्वेक्षण किया। ठीक है, इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि कार्लसबर्ग कटक के दोनों ओर चट्टानों की ऐसी पट्टियां हैं जिनकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग है। वाइन और मैथ्यू नामक विद्वानों ने 1963 में हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक का सर्वेक्षण किया और पाया कि कटक के उन्होंने और इस सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने कार्लसबर्ग कटक के दोनों ओर ऐसी चुंबकीय पट्टियां मिली, उन्हें ऐसी चट्टानों की पट्टियां मिली जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग थे। जैसे कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं, ये बीच में क्या है, उठा हुआ एरिया, हम इसे कटक मान लेते हैं। ठीक है, इस उठे हुए एरिया को हम क्या मान लेते हैं, कटक मान लेते हैं, कार्लसबर्ग कटक। ये है सागर तली,
ये सागर नितल है, ये सागर नितल की मोटाई है, मतलब क्रस्ट की, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सागर नितल की मोटाई है, इस मोटाई को साइड से दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि मान लेते हैं बर्फी, बर्फी होती है ना रखी हुई, बर्फी की मोटाई दिखती है ना, और ऊपर का सरफेस, तो ये बर्फी के ऊपर का सरफेस है, इसे आप सागर की तली मानिए, यानी ये सागर की तली की लंबाई चौड़ाई है। और नीचे वाला क्या है, सागर तली की मोटाई को दिखा रहा है, मतलब क्रस्ट की मोटाई। और ये कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग कटक के दोनों ओर वाइन और मथ्यू को चट्टानों की ऐसी धारीदार पट्टियां मिली जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग थे। यानी कार्लसबर्ग कटक के इधर ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग थे। यानी इधर अगर नॉर्थ है तो इधर एस है, इस चट्टान का नॉर्थ पोल इधर है, एस इधर है, इसका एस इधर है तो एन इधर है, इसका एन इधर है तो एस इधर है, इसका एस इधर है तो एन इधर है। चूंकि कटक के दोनों ओर समान चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे ये देखिए ये वो चट्टान यहाँ पे है, ये वाली चट्टान कहाँ पे है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह की चट्टानें कभी एक थी और बाद में विखंडित होकर दूर सरक गई। समझ रहे हैं ना? तो ये चट्टान ये है, इधर वाली चट्टान जो विखंडित हुई तो वो यहाँ पे है, ये जब विखंडित हुई तो दूसरा भाग यहाँ पे है, और ये चट्टान जब यहाँ पे थी और विखंडित हुई तो आज वो यहाँ पे है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों तरफ सरकने का परिणाम है ये। तो कार्लसबर्ग कटक के संरक्षण के दौरान इन दोनों विद्वानों को कटक के दोनों ओर चट्टानों की ऐसी पट्टियां मिली जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग थे। समझ रहे हैं? यानी चट्टानों की जो पोल थे, यानी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसके चलते चट्टानों में भी चुंबकीय गुण होता है। समझ रहे हैं ना? तो कटक के दोनों ओर की जो चट्टान थे उसमें एकांतर रूप से चुंबकीय गुण अलग अलग थे। एक चट्टान का नॉर्थ पोल था, यहाँ पर साउथ पोल था, या फिर नॉर्थ था या साउथ था, यानी किसी एक पोल की तरफ उनका झुकाव था, उनके चुंबकीय गुण का। क्योंकि दो पोल जब चुंबक के होते हैं तो एक धनात्मक होता है और दूसरा पोल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आप समझ रहे हैं? चुंबक का एक पोल क्या होता है, ऋणात्मक, और दूसरा धनात्मक होता है। यानी एकांतर रूप से इन चट्टानों की जो चुंबकीय गुण था, एक चट्टान की पट्टी धनात्मक थी और दूसरी ऋणात्मक थी, है ना? इतना आप समझ गए? इसके बाद आइए समझते हैं। इसके बाद दोनों विद्वानों ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे मेंटल से निकला हुआ लावा, ये इससे समझते हैं। इसके बाद इन दोनों विद्वानों ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक से मेंटल से निकला हुआ लावा ठोस होने की अवस्था में निकलता है, लावा फिर ठोस होता है। नहीं, इसके पहले एक लाइन और है। इसके बाद इन दोनों विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्क्रमण होता है, यानी पृथ्वी का एक मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कभी नॉर्थ पोल की ओर होता है और कभी साउथ पोल की ओर होता है। पृथ्वी का एक मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कभी नॉर्थ पोल की ओर होता है और कभी साउथ पोल की ओर होता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण मतलब बदलता रहता है, कभी नॉर्थ पोल की ओर होता है और कभी साउथ पोल की ओर होता है। उत्क्रमण, ये है उत्क्रमण। उत्क्रमण को हम ऐसे लिखते हैं, अलग अलग चट्टानी पट्टियां मिली जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग थे। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है। ठीक है? इसके बाद उन्होंने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे निकला हुआ लावा ठोस होने की अवस्था में पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के अनुरूप चुंबकीय गुण को धारण कर लेता है। उन्होंने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे मेंटल से निकला हुआ लावा ठोस होने की अवस्था में, यानी जब वो लावा ठोस हो रहा होता है उसी समय पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार चुंबकीय गुण को धारण कर लेता है। ठीक है? यानी अगर
चुंबकीय क्षेत्र सामान्य होता है, यानी सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस समय जब लावा ठोस होता है तो उसमें धनात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है। और जब चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का जब उत्क्रमण होता है, उस समय जब लावा ठोस होता है, अगली बार वाला लावा जब ठोस होता है, तो उसमें ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है। यानी एक बार जब लावा के निकलने से क्रस्ट का निर्माण हुआ और उस समय पृथ्वी का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र सामान्य है, तो धनात्मक चुंबकीय विसंगति का विकास होगा। किसमें? उस चट्टान में जो लावा के निकलने से बनी है। और जब अगली बार लावा का निस्राव होता है और जब लावा ठोस होता है, यानी ठोस होकर जब क्रस्ट का निर्माण होता है अगली बार, तो पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण हो जाता है। परिणामस्वरूप जो नई क्रस्ट निर्मित होती है या नया चट्टान निर्मित होता है, उसमें ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है। सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समय, पृथ्वी के सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समय निर्मित क्रस्ट में धनात्मक चुंबकीय विसंगति और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण के समय निर्मित चट्टानों में या क्रस्ट में ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है। इन दोनों विद्वानों ने इसके बाद बताया कि पुनः लावा के उद्भेदन से, यानी एक ही बार तो लावा का उद्भेदन होगा नहीं, फिर दोबारा लावा का उद्भेदन होगा। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। चूंकि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यही कारण है कि कटक के दोनों ओर एकांतर रूप से, एकांतर मतलब एक के अंतर के रूप में, एक के बाद एक, अंतर रूप से, इसको हम कहते हैं एकांतर। यही कारण है, चूंकि क्रस्ट विखंडित होकर सरकती जाती है, यही कारण है कि क्रस्ट के दोनों ओर चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती हैं। अर्थात कटक के दोनों ओर चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती हैं, अर्थात कटक के दोनों ओर एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने समझाया उसी को अब लिखना है। इसमें कुछ और निष्कर्ष दूंगा, वो लिखते समय आप लिख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखवाने जा रहा हूं। इस दौरान मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर कौन सा चित्र बनाना है। यही चित्र रहेंगे, डोंट वरी, इन्हें आप समझने के लिए बना लेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल कम शब्दों वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सागर नितल की संकल्पना क्या है, व्याख्या कीजिए 150 शब्दों में। क्या मैंने अभी तक जो बताया वो 150 शब्दों में समेटना इतना आसान है? और उसमें भी आप ये सभी चित्र बनाएंगे तो बाकी प्रश्नों का क्या होगा? इसलिए समझने के लिए बना लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको अपनी कुशलता दिखानी पड़ती है। उत्तर लेखन की कला में बताऊंगा। एग्जाम हॉल में आपको 10 मिनट में उत्तर देना है। 10 मिनट में ये चारों चित्र बनाएंगे तो 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा। समझने वाली बात है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही को जो करना है। दुनिया का कोई टीचर एग्जाम हॉल में, दुनिया का कोई मेंटर एग्जाम हॉल में आपको ये कला नहीं सिखा सकता कि 10 मिनट में ये चारों चित्र बना लीजिए और जो बताया वो लिख भी लीजिए। ये कला आपकी है, इसीलिए तो आप प्रशासक बनेंगे। कला आपको विकसित करनी है 10 मिनट में उत्तर लिखने का। इसमें मैं मदद करूंगा, उत्तर लेखन की कला बीच बीच में डेवलप करता रहूंगा। जैसे कि अभी तक मैंने जो समझाया, एक चित्र से बनाइए। अब बता दीजिए कि संकल्पना का प्रतिपादन हैरियस ने किया। इसके अंतर्गत पहले अध्ययन हुए थे, 2-4 प्रमाण दे दीजिए, 2 ही 3 प्रमाण दीजिए, सारे प्रमाण नहीं, कि कुछ साक्ष्य उभर कर सामने आए थे, प्रमाण जिससे संकल्पना को बल मिला। इसके बाद हैरियस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक संवहन तरंगों, मेंटल्स में उठने वाले संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है ना। कटक के सहारे लावा का निस्राव होता है और जमा होता है, जिससे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर कटक के दोनों ओर सरकती चली जाती है। यही कारण है कि कटक के पास नई चट्टान पाई जाती है, कटक से दूर की चट्टान की आयु पुरानी होती है। इसके बाद बता दीजिए कि इसके बाद वाइन और मैथ्यू ने भी 63 में कार्लसबर्ग कटक का जो सर्वेक्षण किया, उससे ये प्रतिपादित हुआ, संक्षेप में उससे ये प्रतिपादित हुआ कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है। सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समय निर्मित क्रस्ट की पट्टियों में धनात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है और चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण के समय निर्मित क्रस्ट की पट्टियों में ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति पाई जाती है। मैंने जो बोला वो मुख्य ज्यादातर अधिक से अधिक 110 से 120 शब्दों का है। मैंने सब कुछ नहीं बोला। कितनी कुशलता से
उतना ही चीजें बताइए जिससे कि जांचने वाला आपका चित्र देखे, 4 लाइन पढ़े, खुश हो जाए, आगे बढ़े। चलो अब अगला प्रश्न चेक करो। आपको अपना हुनर दिखाना होता है। आपको पीएचडी किए हैं इसका प्रमाण नहीं देना है, आपको ये प्रमाण नहीं देना है कि मैंने पीएचडी की है, आपको ये प्रमाण देना है कि कैसे 10 मिनट में मैं समायोजित कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कला है। ये कला होना ही पर्याप्त नहीं है, तेजी से लिखने आना भी चाहिए। बहुत से छात्र तेजी से नहीं लिख पाते, बहुत से छात्र बहुत तेजी से लिख लेते हैं। जिनके अंदर ये दोनों कला है कि कैसे 10 मिनट में उत्तर को समायोजित कर दें और तेजी से लिख डालें उसको, फिर अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं, फिर नंबरों की बरसात होती है। उसके बाद लिखने की कला हमेशा डेवलप करनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे पीछे रह जाएंगे। इसलिए एग्जाम के पहले ही 1-2 महीने खूब लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का जन्मजात होता है, बहुत तेज लिखते हैं, और कुछ लोगों का जन्मजात होता है स्लो लिख पाते हैं, तेज लिख ही नहीं पाते। ठीक है, तो आइए अब से लिखते हैं। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ चित्र बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। सागर नितल प्रसरण, हेडिंग डाल दिया, इंग्लिश में सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लिखिए, सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन प्रोफेसर हैरी हेस ने किया, परंतु सागर नितल के संदर्भ में, आप पॉज कर दीजिएगा बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सागर नितल के संदर्भ में हुए प्रारंभिक अध्ययनों से ही कुछ ऐसे प्रमाण उभर कर सामने आए जो सागर तली के प्रसार की संकल्पना को बल प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट, कौन से प्रमाण थे? डैश दे दीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, सागर नितल पर भूपर्पटी यानी क्रस्ट की मोटाई केवल 6 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर यह 40 किलोमीटर है। महाद्वीपों पर 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सभी महासागरों में मध्य महासागरी कटक पाए जाते हैं। अध्ययन से पता चला कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के जमाव से हुई है। कटकों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के परिणामस्वरूप मेंटल से निकले लावा के जमाव से हुई है। तीसरा प्रमाण क्या मिला अध्ययन से? सागर नितल के चट्टानों में कहीं भी चट्टान की आयु, या सागर नितल पर कहीं भी चट्टानों की आयु 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। 115 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इससे काफी पहले की घटना है। नेक्स्ट, अगला प्रमाण, सागर नितल के भाग में चट्टानों की आयु अलग अलग है। सागर नितल पर चट्टानों की आयु अलग अलग है। जैसे जैसे हम कटक से दूर जाते हैं, चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, अर्थात कटक के निकट नई क्रस्ट पाई जाती है और कटक के दूर पुरानी क्रस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट, सागर नितल में करोड़ों वर्षों से अवसादों का जमाव हो रहा है। नदियों द्वारा करोड़ों वर्षों से अवसादों का जमाव हो रहा है, या नदियों द्वारा ही नहीं बल्कि जो मैग्मा निकलता है वो भी तो एक अवसाद ही है। तो मैग्मा के रूप में भी बहुत सारा अवसाद बाहर निकलता है, अवसादों का जमाव हो रहा है, लेकिन सागर नितल पर कहीं भी अवसादों की मोटाई अधिक नहीं है। वहीं मध्य महासागरीय कटकों के पास अवसाद बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हेडिंग चेंज कर दीजिए। आप जो चित्र मैंने ये शुरू का पहला चित्र बनाया है, इसे आप स्टार्टिंग में ही बना लीजिएगा। जहां से आपने लिखना शुरू किया है सबसे पहले इसे बना लीजिए, है ना। अब हेडिंग चेंज करके लिखिए, इन्हीं आधारों पर हैरी हेस महोदय ने 1960 में प्रतिपादित किया था कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। फिर से बोल दूं, इन्हीं आधारों पर हैरी हेस ने 1960 में प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है ना। इस कटक के सहारे लावा का निस्राव होता है। निस्राव मतलब बाहर की ओर निकलना। कटक के सहारे लावा का निस्राव होता है और उसके जमाव से नई क्रस्ट का निर्माण होता है।
लावा के जमाव से नई क्रस्ट का निर्माण होता है। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट कटक से दूर हटती जाती है। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट कटक से दूर हटती जाती है ना। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित हो जाती है और कटक से दूर हटती जाती है। हैरी हेस ने यह भी प्रतिपादित किया कि कटक के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है और महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। महासागरीय खड्ड, इसे लिखना नहीं, बता दूं, महासागरीय खड्ड हमेशा महाद्वीपों के पास ही पाए जाते हैं। आप एटलस खोल के देख लीजिए महासागरों को, वहां पे ज्यादातर जो खड्ड हैं वो महाद्वीपों के तट के पास ही बिल्कुल पाए जाते हैं। यानी जहां पर वलित पर्वत हैं वहीं पर महासागर में खड्ड पाया जाता है। ये खड्ड और वलित पर्वत का क्या संबंध है? अब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी मैंने बताया कि उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया कि कटक के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है और महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है। इस चित्र को आप बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस चित्र को बनाने के बाद आपको इस चित्र को बनाना है। इस चित्र को बनाने के बाद तुरंत उसके बाद इस चित्र को बना लीजिए। इसमें आप दर्शाएंगे कि कैसे नई क्रस्ट सड़क की इधर चली आती है, ये देखिए, और पुरानी होती चली जाती है ना। इस चित्र को बना लीजिए। उसके बाद फिर देखिए 1963 ईस्वी में वाइन और मैथ्यू नामक विद्वानों ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक का चुंबकीय सर्वेक्षण किया, है ना। इससे सागर नितल की संकल्पना और मजबूत हुई। इन दोनों विद्वानों को कार्लसबर्ग कटक के दोनों ओर चट्टानों की ऐसी धारीदार पट्टियां मिली जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे मेंटल से निकला हुआ लावा इसके बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे मेंटल से निकला हुआ लावा ठोस होने की अवस्था में पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार चुंबकीय गुण को धारण कर लेता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन थोड़ी सी टफ है। इन दोनों ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे निकला हुआ लावा ठोस होने की अवस्था में, यानी ठोस होते समय पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार चुंबकीय गुण को धारण कर लेता है ना। पुनः लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट दो भागों में विखंडित हो जाती है और कटक के दोनों ओर सरक जाती है। चूंकि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यही कारण है कि मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर चट्टानों की पट्टियों का अलग अलग चुंबकीय गुण वाली चट्टानी पट्टियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि कटक के दोनों ओर धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब निष्कर्ष दे देना है। लिखिए हेडिंग चेंज करके। उपरोक्त अध्ययन के बाद यह सत्यापित हुआ डैश, क्या सत्यापित हुआ? 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। 1, महासागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है। महासागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है, क्योंकि जो लावा निकलता है ना, उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। लावा जब भी बाहर निकलता है तो उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। तो निष्कर्ष आप देंगे कि महासागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है। पॉइंट 2, अगला पॉइंट, नई क्रस्ट दो भागों में विभक्त होकर कटक से दूर सरकती चली जाती है, जिससे सागर नितल का प्रसार होता है ना। दूर सरकती चली जाती है जिससे सागर तली का प्रसार होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे,
पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है। सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समय निर्मित चट्टानों की पट्टियों में धनात्मक चुंबकीय विसंगति का विकास होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण के समय निर्मित चट्टानों की पट्टियों में ऋणात्मक चुंबकीय विसंगति का विकास होता है। ठीक है, यही कारण है कि कटक के दोनों ओर एकांतर रूप से चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती हैं। एकांतर रूप से अर्थात एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय पट्टियां पाई जाती हैं। एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय पट्टियां पाई जाती हैं। इस चित्र को भी आप नीचे बना लीजिएगा समझने के लिए। उत्तर लेखन की कला आपके नोट लिखने की कला से बिल्कुल अलग होगी एग्जाम हॉल में। आप घर पे जब नोट बनाते हैं तो उसमें सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, है ना। इससे हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है, तीव्र होती है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी कुशाग्रता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप उत्तर को 10 मिनट में संयोजित करने की कला विकसित कर पाएंगे। यानी वरना सारा का सारा अध्ययन चौपट हो जाएगा। खूब लिखिए, खूब पढ़िए, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसे भी बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। फिलहाल खुलकर पढ़ाई करिए, फिलहाल कोई बाउंडेशन मत रखिए। जितना से ज्यादा जानना है जानते रहिए। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं कि अध्ययन को कम से कम रखूं, उतना ही रखूं जितने से कि 150 शब्दों या 250 शब्दों में उसका उत्तर दिया जा सके। एक बात और, नोट्स लिखवाने से पहले जब मैं समझाता हूं और फ्री स्टाइल में बताता हूं तो उसे आप रफ वर्क में लिख लिया करिए, वो जरूरी होता है। मैं तो कहता हूं केवल उसी को आप पढ़ लेंगे तो इसका उत्तर कहीं बेहतर ढंग से दे सकते हैं। हाँ, भूगोल की कई वीडियो आप तक पहुंच गए हैं। आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। और एक सलाह और दूंगा कि आप किसी भी दूसरी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्रा से वार्तालाप करिए। किसी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्रा से वार्तालाप करिए। किसी भी टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप परखने का प्रयास करिए कि क्या आप उनसे अधिक जान रहे हैं किसी टॉपिक पर या कम। क्या आप उस टॉपिक पर बोलने में सक्षम हैं या नहीं बोल पा रहे हैं पर्याप्त। आप खुद परख जाएंगे कि वर्तमान जो क्लासेस चल रही हैं उनसे आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो जब भी छात्रों से मिलिए भूगोल के, तो उनसे, दूसरी कोचिंग में पढ़ने वाले, उनसे किसी टॉपिक पर वार्तालाप करिए। समझने, इससे आपको निष्कर्ष निकलेगा कि क्या मैं बेहतर हूं, क्या मैं अच्छी दिशा में जा रहा हूं, क्या मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं स्पीड बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे जब ये अपनी फुल स्पीड में आएगा तो एक दिन में 2 वीडियो मिलने लगेंगे। मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ कि 7 से 8 महीनों में भूगोल ऑप्शनल, है ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल यानी वैकल्पिक भूगोल विषय 7 से 8 महीनों में पूरी तरह से खत्म करवाऊँ, क्योंकि ये खुद मेरे सिर पर बोझ है। मैं इसे जल्दी से निजात पाना चाहता हूँ ताकि इसे आपको दे दूँ। ठीक है, नमस्कार।